एटलस होंडा पे चलते हैं। सबसे पहले तो एटलस होंडा से आपको एक आइडिया होना चाहिए, जो आप लोगों ने एड्स बहुत मशहूर है, ये 10-15 साल से आप देखते आ रहे हो कि मैं तो होंडा ही लेसा। ये वो वाली कंपनी है जो होंडा बाइक्स बेचती है। ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त इनकी बाइक्स हैं। मैं भी किसी जमाने में बहुत ज्यादा बाइक चलाया करता था, तो होंडा की ही बाइक मैंने यूज की थी, स्कूल के जमाने की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे अगेन मुझे बड़ी अच्छी बाइक लगती थी। अगर मैं उसको चाइना की किसी भी बाइक के साथ कंपेयर करता था, बहुत जबरदस्त डिफरेंस नजर आता था। यार वो इतनी हल्की सी बाइक्स है और ये इतनी जबरदस्त सॉलिड किस्म की, जिसमें अच्छे स्पेयर पार्ट्स वगैरह लगे, हर चीज इज रिमार्केबल, बहुत जबरदस्त होती है। अच्छा, इसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया जाए तो 1962 के अंदर ये कंपनी फॉर्म हुई थी, एटलस ग्रुप। और होंडा मोटर जो कंपनी है जापान की, इसका आपस में कोलैबोरेशन हुआ और उसकी बेस के ऊपर एक कंपनी बनी। इस टाइम के ऊपर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए मैंने पहले पेज के ऊपर इसको हाईलाइट कर दिया कि मार्केट लीडर है इस टाइम पे। 85% मार्केट शेयर है इसका पाकिस्तान मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के अंदर। यानी कि इस टाइम पे अगर आपकी 100 मोटरसाइकिलें पाकिस्तान के अंदर बिकती हैं, तो 85 होंडा की बिकती हैं, 15 रेस्ट ऑफ द अदर कंपनीज वो बिकती हैं। तो ये ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न में, शिराजी इन्वेस्टमेंट जो एटलस की यहाँ पे कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, उसका 55% शेयर है। होंडा का जो है 35% शेयर है, और दोनों का कॉम्बिनेशन की वजह से ये एटलस होंडा यहाँ पे आई। ये इनकी इसकी प्रोडक्ट रेंजेस है इस टाइम पे काफी ज्यादा, आप देख सकते हो 1 to 5 है। इसकी जो 70 सीसी बाइक वो बहुत ज्यादा मशहूर है। इसके अलावा 150 सीसी की भी इनकी बाइक्स हैं। इसके अलावा अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी ये जाना चाह रहे हैं। एक दो इन्होंने इंट्रोडक्शंस और भी दिए हैं कंपनीज की, तो एक दो बाइक्स और भी लेके आए हैं। सो ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। ओवरऑल ये कुछ सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स इन्होंने रिसेंटली लिए हैं, तो ये मैंने शुरू में हाईलाइट कर दिए बिकॉज दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली जो है 8.7 मेगावाट सोलर कैपेसिटी इन्होंने ऐड की है, जो कि इनकी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो इनका इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा निस्बतन कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत जबरदस्त ये काम करें, एनर्जी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका बहुत बेहतरीन है, 1600 प्लस से ज्यादा डीलरशिप है, और 3SS की इनके पास सर्विस मौजूद है। 3SS अगेन जो सर्विस आप देते हो, सेल्स देते हैं, और जो स्पेयर पार्ट्स की जो फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, ये बहुत कम कंपनीज होती हैं जो 3S आपको प्रोवाइड करती हैं। तो ये अगेन होंडा इज वन ऑफ देम जो ये सारी चीजें आपको देती है। स्ट्रेटेजिक विजन जो इनका आगे जाके है, दे आर ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जो कि 2025 ऑनवर्ड्स इज एक्सपेक्टेड कि ये आप कोई गाड़ियां बाइक्स लेके आएंगे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर काउंट होंगी, और वो यहाँ पे सेल भी होंगे। और इसके बाद जो है एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट टुवर्ड्स अफ्रीकन एंड एशियन मार्केट्स। एशियन मार्केट जो एशिया और आपका जो मिडिल ईस्ट वगैरह आता है, ये सारी कंट्रीज के अंदर भी आपको ये एक्सपोर्ट करेंगे। ओवरऑल आप देख सकते हो जो हमारी पॉलिसी थी उसके अंदर मैंने मेंशन किया था कि 10% गवर्नमेंट ने कहा है कि आपने अपना एक्सपोर्ट को एक टारगेट रखना है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, तो उसके मुताबिक भी ये एक्सपोर्ट को अपना करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो सबसे ज्यादा कैश फ्लोज एंड लिक्विडिटी एनालिसिस इस टाइम पे बहुत जरूरी है आप लोगों को बताना कि एटलस होंडा क्यों इतनी पावरफुल है। नंबर वन, इनकी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बहुत बेहतरीन है। ठीक है, अगर ये सारी चीजों को देखा जाए, जितना इस टाइम पे उनके पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो में भी चीजें पड़ी हुई, आराम से इनका जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा या डिविडेंड्स इन्होंने देने हैं, बहुत आराम से कवर हो सकते हैं। दूसरी बात, फ्री कैश फ्लोज इनके बेहतरीन है। 14 बिलियन के इनके पास पाकिस्तानी रुपये के अंदर फ्री कैश फ्लोज पड़े हुए हैं। फ्री कैश फ्लोज क्या होता है? जो आपका कैश बच जाता है जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर सारा कुछ कर लेते हैं, खर्चा कर चुके होते हैं बिजनेस के अंदर, उसके बाद जो लेफ्ट ओवर आपके पास कैश रह जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्री कैश फ्लोज। और ये आपका साल के निस्बत भी देखा जाता है। इस टाइम पे इसकी यील्ड जो है वो 14.6% है, यानी कि फ्री कैश फ्लोज को अगर आप रेवेन्यू के साथ देखें, दिस इज रिमार्केबल। और मैंने अपने एंड पे एक क्राइटेरिया रखा होता है कि कम से कम 10% अगर आपकी फ्री कैश फ्लो की यील्ड है, दिस इज अगेन वेरी गुड, एक्सेप्शनल फॉर अ कंपनी कि इतना ज्यादा वो आप मेंटेन कर पा रहे हो। फिर डिविडेंड पे आउट जो है इसकी तकरीबन 54% 60% के राउंड अबाउट है। दिस इज अगेन वेरी सेफ अगर फ्री कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। कैश एंड इक्विवेलेंट जो शॉर्ट टर्म इनकी इन्वेस्टमेंट्स की गई, मैंने इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं डाली, लेकिन ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखें 18 बिलियन का इनके पास ऑलरेडी कैश पड़ा हुआ है, दैट इज रफली अबाउट 12% ऑफ द टोटल एसेट्स। और अगर शेयर प्राइस वाइज देखा जाए तो तकरीबन ये 146 रुपीज बनता है। 150 रुपीज आप समझ लो कि पर शेयर जो है इनके पास कैश मौजूद है। डेट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ही जीरो है। सो ओवरऑल ऐसी कंपनीज के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट लाजमी रखनी चाहिए जिनका कैश जो डेट जो है वो बिल्कुल जीरो। दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये कैश कन्वर्जन साइकिल इनका -65 डेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक वो वाली कंपनी है जो कि एडवांस में पैसे लेती है क्लाइंट से, फिर अपनी प्रोडक्शन वगैरह बनाती है, प्रोडक्शन स्टार्ट करती है और फिर जाके उसको सेल करती है। तो ये ऐसी कंपनीज
आपके ज़हन में होनी चाहिए, आपको हाईलाइट होनी चाहिए कि यार एक इतना अच्छा मॉडल है कि आप कैश एडवांस में ले रहे हो, फिर आप उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो, फिर जाके आप इसको सेल कर रहे हो, और जो वेंडर्स को इन्होंने जो पेमेंट करनी है वो भी टाइम लेके ये करते हैं। तो ओवरऑल एक बड़ा अच्छा बिजनेस वाइज के पास सिनेरियो बन रहा है। अच्छा, थोड़ा हम चलते हैं इसके ट्रेंड्स वगैरह। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपको ये बाइक्स के ट्रेंड्स वगैरह ओवरऑल समझ आने चाहिए। सबसे पहले अर्बनाइजेशन एंड अफोर्डेबिलिटी, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा, आपको पता है कि राइजिंग अर्बन पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और जितनी अफोर्डेबल आपकी बाइक होगी उतनी ज्यादा बिकेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है मिडिल इनकम और जो पुअर इनकम जो कंपनीज हैं वो जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, जाहिर सी बात है, तो उनके लिहाज से उनको सस्ती बाइक भी चाहिए और यूजेज भी उनका ज्यादा होता है, तो कोशिश वो करते हैं कि सस्ती मिले और अच्छी मिले। तो होंडा इज वन ऑफ देम। रूरल यूटिलिटी डिमांड, रूरल एरियाज के अंदर ज्यादा बाइक्स को यूज किया जाता है, 40% ओवरऑल अगर आप सेल्स देखें तो रूरल एरिया से आती हैं। फ्यूल एफिशिएंसी फोकस जो है एटलस होंडा का ओवरऑल 70 सीसी जो बाइक्स हैं वो काफी फ्यूल एफिशिएंट है, अगर आप देखें 60-70 किलोमीटर पर लीटर वो ओवरऑल कर लेती है, विच इज अ वेरी गुड नंबर। और एक्सपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज में देखा जाए तो 15% ऑफ रेवेन्यू जो है इनका एक्सपोर्ट से आता है, अफ्रीका या एशियन मार्केट्स के अंदर जो ये सेल करते हैं वहां से इनको अच्छा आता है। इम्पैक्ट ऑफ इवॉल्विंग कंज्यूमर रेफरेंस, तो फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से वहां पे हमने ऑलरेडी बता दिया। प्राइस सेंसिटिव मार्केट जो है वो भी काफी हद तक इसको एटलस होंडा का फेवर करती है। इस टाइम पे जो है एटलस होंडा 10% ग्रॉस मार्जिन पे काम कर रही है, ये मार्जिन निस्बतन कम है, लेकिन ओवरऑल ये कंपनी जो है इसने मार्केट कैप्चर की हुई है, ये किसी को ना एंटर होने देती है, ना किसी को कोशिश करती है कि कोई भी कंपनी नहीं आके इनके साथ compete ना कर पाए, तो इन्होंने प्राइस कम रखी हुई है। लेकिन प्राइस कम रखने से एक बेनिफिट ये यहाँ पे लेते हैं, जहां पे ये 3S डीलरशिप वहां पे भी देते हैं, बट ओवरऑल इनका मार्केट शेयर बहुत जबरदस्त है। तीसरी चीज जो मैंने बात की थी, कैश कन्वर्जन साइकिल, तो ये एडवांस पे पेमेंट लेना और ये सारा काम करना, उसकी वजह से ये बेनिफिट ले जाते हैं और ये अपने मार्जिन को थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं। जो दूसरा इनका बहुत बड़ा कंपेटिटर है वो सुजुकी का, जो आपकी यमाहा की कंपनीज है, उससे इनके रेट्स निस्बतन कम है। ईवी का इंटरेस्ट इनका निस्बतन थोड़ा सा ज्यादा है ओवरऑल। अभी ईवी के अंदर आके सिनेरियो क्या बनेगा वो ऑलरेडी जब आएगी तब हम थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन अभी बहुत कम है इसको अप्लाई करना। ऑटो पॉलिसी 2026 की जो एप्लीकेशन है उसमें अगेन इनको काफी हद तक बेनिफिट है, इन द केस के ये लोकलाइजेशन बहुत ज्यादा करते हैं। ओवरऑल कंपनी ने कभी खुद से बताते नहीं कि ओवरऑल हम कितनी लोकलाइजेशन करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में 65% कहा जाता है किया यहाँ पे लोकलाइजेशन होती है, और जो 70 सीसी इनकी बाइक है वो तकरीबन 95% कहा जाता है कि लोकलाइजेशन इनकी यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑटो पॉलिसी इनके ऊपर अप्लाई भी होगी तो इनके ऊपर जो मार्जिन के इम्पैक्ट है वो बहुत कम रहेगा, मतलब मिनिमम रहेगा 1%, मैक्सिमम ज्यादा आ जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आएगा, वो भी ये लोग पास ऑन कर देंगे बिकॉज दे हैव द प्राइसिंग पावर। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। टैरिफ एडजस्टमेंट्स होंगी, हायर टैरिफ जो है वो इंपोर्टेड सीकेटी किट्स पे लगाया जाएगा, वो सुजुकी या यमाहा को ज्यादा बेहतर ज्यादा हिट करेगा। एटलस होंडा क्योंकि सप्लाई चेन वगैरह बहुत जबरदस्त है, तो इनके ऊपर भी अगेन इम्पैक्ट इतना नहीं है। कंपेटिटिव पोजीशनिंग जो है एटलस होंडा 12 मॉडल्स तकरीबन बेचती है, यमाहा सुजुकी के देखा जाए तकरीबन 8 की उनके प्रोडक्ट्स हैं। प्राइसिंग वाइज जो है ये 10% 15% चीपर है सुजुकी से, मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूं। इनोवेशन में ये थोड़ा सा, खैर इनोवेशन की अगर हम डिस्कस करें ईवी के अंदर जब ये लोग आएंगे तब थोड़ा सा इनोवेशन की बात ज्यादा बेहतर होगी, लेकिन ओवरऑल जो अभी तक बाइक्स जो आ रही हैं वो काफी हद तक इनकी काफी जबरदस्त चल रही है। ईवी शिफ्ट के अंदर जो ओवरऑल अपॉर्चुनिटी देखी जाती है, रिस्क भी है थोड़ा सा, कि जो देखा जा रहा है कि ओवरऑल जो प्राइसिंग रेंज होगी हो सकता है 2.5 से 3 लाख के दरमियान में आएंगी। अब उसमें अडॉप्शन कैसी होगी, लोग कितना इसको अडॉप्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान में रखें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जब आती हैं थोड़ी कॉस्टली होती हैं, तो लोग सोचते हैं कि भाई हम लें, हमें कितना बेनिफिट होगा, ज्यादा पैसे देने का हमें कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी भी मिलेगी कि नहीं। दूसरे एंड पे जो फ्यूल की प्राइसेस अगर हमारी पाकिस्तान में निस्बतन इधर ही मेंटेन रहती है या नीचे रहती हैं, तब भी थोड़ी बहुत बाइक्स की तरफ दूसरी जो हमारी होंडा की बाकी बाइक्स हैं उसके ऊपर फोकस ज्यादा रहेगा। ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज में ये है कि एटलस होंडा अगर ये चीज लॉन्च भी करता है तो इनकी ओवरऑल जो वेंडर्स हैं या जितना भी नेटवर्क है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इनको ओवरऑल काफी हद तक फायदा रहेगा। रूरल वर्सेस अर्बन डिमांड जो है, वैसे अर्बन में ज्यादा इसकी सेल होती है, 60% जो है वो स्टेबल डिमांड फ्रॉम राइड हेलिंग या कम्यूटिंग के हिसाब से अर्बन जो हमारा एरियाज है
वहां पे ज्यादा सेल है, लेकिन 40% सेल्स आपकी रूरल एरिया से भी आती है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्रॉप का जो ओवरऑल एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। इसके आगे जाके मैं डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या चीजें आप लोगों ने इसमें देखनी है। नेक्स्ट जो है राइजिंग कंपटीशन, चाइना के जितने ब्रांड है, जेलिंग हो गया, BAIC हो गया, ये थोड़ा सा आपके एटलस होंडा को हिट कर सकते हैं। प्राइसिंग पावर में अभी भी एटलस होंडा, मैंने जैसे बात की 10% का जो इन्होंने रेट्स हैं वो भी काफी हद तक इन्होंने मेंटेन किए हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज डिस्कस करता हूँ, एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैं सब लोगों की यहाँ पे तवज्जो चाहूंगा। आपका जो एटलस होंडा का जो मार्केट शेयर है इस टाइम पे जो 85% है, इन्होंने बहुत स्ट्रैटेजिकली प्ले किया है। इसकी वजह यह है कि जब 2012 से लेके, मैंने एक एनालिसिस किया था 2012 से लेके 2025 का अभी तक जो पीरियड चल रहा है, उसमें 2014-15 का जो पीरियड है, उस टाइम पे इनकी मार्केट शेयर बड़ी तेजी से नीचे गिरी थी। उसकी वजह ये थी कि चाइना के न्यू ब्रांड्स आए और नए ब्रांड्स आके सस्ते में उन्होंने बाइक्स को लॉन्च किया। उन्होंने थोड़ा सा मार्केट को कैप्चर करना शुरू किया। उसमें यूनाइटेड की बाइक्स थी और भी कई बाइक्स थी जो आई थी, और वो मार्केट में काफी हद तक नजर आना शुरू हो गई। इन लोगों ने क्या किया कि ये उस टाइम पे अच्छी प्राइसिंग के ऊपर बाइक्स को बेच रहे थे। इन्होंने अपनी प्राइसेस को उस टाइम पे कम किया और अपने मार्केट्स को दोबारा से मार्केट शेयर को बढ़ाया। इसके अलावा एक दो बाइक्स इन्होंने 1 to 5 के वेरिएंट्स निकाले जिसकी सेल बहुत तेजी से बढ़ी, जिनका प्राइसिंग रेंज भी अच्छी निकाली गई और उनके ओवरऑल मार्जिन भी बेहतरीन थे। तो इसकी वजह से इनके मार्केट शेयर जो है 2015 से ऑनवर्ड्स बढ़ता ही चला गया और आज के दिन तक भी ये बढ़ता जा रहा है। 85% का इनका मार्केट शेयर है। लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि ये कई दफा सिचुएशन आपकी आ जाती है, तो एज अ कंपनी, एज अ ओनर, आपको क्या सोच रहे हो, किस तरीके से करना होता है, ये चीज उन्होंने की और बहुत अच्छा अप्लाई किया। अच्छा, सप्लाई चेन के अंदर इनको ज्यादा मसला नहीं है। ऑलरेडी मैंने बताया कि फ्लाइट कॉस्ट ग्लोबली काफी हद तक बढ़ी है, तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी प्राइस को आगे पास ऑन कर देते हैं टुवर्ड्स देयर कंज्यूमर्स। सो ये चीज मिटिगेट भी होगी। आपकी 70% पार्ट्स जो है 2026 के अंदर आपके ऑलरेडी, ये दे आर एक्सपेक्टिंग इतना हम लोकलाइजेशन कर लेंगे, तो उससे भी आपको कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही। एग्जीक्यूशन रिस्क के अंदर हम आते हैं। ईवी ट्रांजिशन डिले है यहाँ पे, जो हमने ऑलरेडी बात की, ये जब आएगा तो ओवरऑल तब पता लगेगा। कॉस्ट ओवररन्स के अंदर स्टील की वॉलेटिलिटी बहुत मैटर करती है। इसके ऊपर भी मैं अभी बात करता हूँ कि ये कितना इंपैक्ट लाती है। रेगुलेटरी शॉक्स जो हैं, अगर ऑटो पॉलिसी के अंदर अगर आपके आते हैं, तो वो हिट अगर कर सकते हैं तो इनके ऊपर हिट आ सकती है। लेकिन यहाँ पे जितने सिनेरियो हमें नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर हिट इतना नहीं आएगी। और अगर हल्का फुल्का से भी जो मार्जिन के अंदर आएगा, ये पास ऑन इजिली कर लेंगे, बिकॉज दे हैव द प्राइसिंग पावर। रूरल डिमांड जो है, अगर वो गिरती है, जो मैं अभी आपको डिस्कस करता हूं कि क्रॉप का फेलियर होता है या एग्रीकल्चर की आउटपुट पाकिस्तान के अंदर कम होती है, तो इसकी डिमांड, यानी कि होंडा की गाड़ियां जो है, बाइक्स जो है, वो काफी हद तक गिर जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्जीक्यूशन रिस्क के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं 3 फैक्टर्स के अंदर बात करूंगा एटलस होंडा के अंदर। यूनिट सेल्स ग्रोथ अगर आप देखा जाए, तो 2012 से 2016 के दरमियान में आपकी ओवरऑल जो सेल्स है, बाइक की सेलों की बात हो रही है, हर साल तकरीबन 1.2% ओवरऑल इंक्रीज की। यानी कि सेल्स इतनी ज्यादा उस टाइम पे नहीं थी 2012 से 2016। उसकी वजह क्या थी कि आपकी जो एग्रीकल्चर की आउटपुट थी वो लो थी। यानी कि आपकी एग्रीकल्चर के अंदर आप यूरिया की सेल्स नहीं हो रही है, आपकी एग्रीकल्चर की सेल्स नहीं हो पा रही। अगर आप उस टाइम पे भी एफएफसी ई फर्टिलाइजर को देखेंगे, परफॉर्मेंस उनकी भी नहीं थी। तो ये लिमिटेड जो था वहां पे सिचुएशन यहाँ पे हुई एग्रीकल्चर के। और दूसरा, लिमिटेड रूरल फाइनेंसिंग थी उस टाइम पे, फाइनेंसिंग भी ऊपर ज्यादा फोकस नहीं था। उसके बाद आपका पीरियड आया 2017 से 2022। इस दौरान 11% आपकी सेल्स बढ़ी हैं, विच इज फिनोमिनल। एक चीज मैंने डिस्कस की कि मार्केट शेयर दोबारा से इन्होंने वापस लिया, अच्छे इंसेंटिव दिए, प्राइसिंग नीचे की। दूसरी, ऑटो पॉलिसी इंसेंटिव आई 2016 से 2021, जो हमने लास्ट वीक के अंदर डिस्कस किया, उसमें भी इनको बहुत फायदा हुआ। फिर एग्री लोन बूम आया, जिसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर लोन्स दिए गए, प्रोवाइड किया गया कि आम बंदा जो है वो भी लोन्स को ले। यूरिया सब्सिडीज वगैरह भी दी गई ताकि एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़े, तो उसका भी इंपैक्ट इनके ऊपर आया। 2023-24 की बात की जाए तो इस टाइम पे हमारे पाकिस्तान के अंदर हालात अच्छे थे, लेकिन इनकी जो सेल्स थी वो नीचे थी, थोड़ी सी यूनिट सेल्स नीचे थी। ओवरऑल सेल्स वाइज अगर देखा जाए, रेवेन्यू सेल्स वाइज वो इंक्रीज करी थी, क्योंकि इनने प्राइस अगेन बढ़ाई थी बाइक्स की। सो यूनिट सेल्स कम हुई लेकिन प्राइसेस इंक्रीज हुई। और इसकी रीजन क्या थी? पाकिस्तानी रुपी जो हमारा नीचे गिरा था, वो एक साल पहले गिरा था 2022 में, लेकिन इंपैक्ट ऑटो पॉलिसी के ऊपर, बाइक्स के ऊपर निस्बतन बाद में आया। यहाँ पे ये चीज को नोट करें, बाइक्स जो है मिडिल इनकम एंड लो इनकम वाला बंदा ले रहा होता है, तो उनके ऊपर इंपैक्ट थोड़ा सा लंबा रहता है। ठीक है, रिच लोग जो होते हैं वो तो फिर भी थोड़ा बहुत जल्दी फैक्टर इन कर लेते हैं,
अगर इंटरेस्ट रेट वगैरह कम हो रहे हैं तो फौरी तौर पर उनकी बेहतरी आ जाती है, लेकिन मिडिल इनकम एंड पुअर इनकम जो लोग होते हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट लेट आता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन ज्यादा थी, अर्बन स्लो डाउन भी थोड़ा सा आपका चल रहा था। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा हम पूरे डिपेंडेंसीज को देखते हैं, और जो मेरी टीम ने और हमने मिलके इस पूरे वीक के अंदर इसका एनालिसिस किया है वो काफी फिनोमिनल था और काफी हद तक थोड़ा सा हटके भी है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ जो मेजर हमने फैक्टर्स देखे हैं। एक, स्टील की प्राइसेस देखी, इसका बहुत बड़ा हाई परसेंटेज आपका इंपैक्ट होता है टुवर्ड्स योर सेल्स, यूनिट सेल्स की बात कर रहा हूं मैं। सो यहाँ पे हम एटलस होंडा की सेल्स की बात करेंगे, जो कि बाइक के नंबर ऑफ सेल्स है उसकी बात करेंगे, प्राइसिंग के भी बात नहीं करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस ये इम्पैक्ट आएगा, डॉलर पीकेआर जो है ये भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, और इसके अलावा जो यूरिया की सेल्स एंड एग्रीकल्चर आउटपुट इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, मेजर कुछ साल हमारे थे यहाँ पे जो सेल्स में इजाफा हुआ या डिक्लाइन हुआ, ये सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे। स्टील के प्राइसेस अगर आप यहाँ पे देखें स्टेबल थी, ओवर ग्लोबल ओवर सप्लाई चल रहा थी, इनकी प्राइसेस थोड़ी सी नीचे थी स्टील की प्राइसेस की। यहाँ पे हमने एक चीज को देखा कि स्ट्रॉन्ग सेल्स कहां से आ रही है, रूरल डिमांड से आ रही है, स्टेबल फॉरेन आपका डॉलर पीकेआर बेहतर था, लो स्टील की प्राइसेस थी, जिसकी वजह से आपके मार्जिन भी मेंटेन थे और सेल्स भी ऊपर जा रही। 2015 के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे थोड़ी सी निस्बतन हमारी सेल्स कम हुई थी 2014 से। तो यहाँ पे 2014 नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको एक्सेल में भी अभी दिखा देता हूँ। ओवरऑल 8% स्टील की प्राइसेस बढ़ी, पाकिस्तानी रुपी उस टाइम पे थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ था, 10% तकरीबन डिप्रिशिएट हुआ था 2014 से 2015 के दरमियान। स्टील के प्राइसेस ज्यादा इंक्रीज हुई, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी डॉलर पीकेआर बढ़ेगा तो उसकी बेस के ऊपर तब भी इंपैक्ट आएगा, स्टील की प्राइसेस बढ़ेगी तब भी इनके जो सेल्स है उसके ऊपर इंपैक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद 2017 के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें चाइना के अंदर स्टील की प्राइसेस नीचे गई, और ओवरऑल बिजली की कीमतें निस्बत इंटरेस्ट रेट भी आपके उस टाइम पे नीचे थे, तो इसकी वजह से आपके मार्जिन इंप्रूव हुए, जो कि 23% उस टाइम बेहतरीन इंप्रूव हुए थे। दो तीन चीजें थी, ऑल द डॉलर पीकेआर ऊपर बढ़ा था, लेकिन अगेन जो इन्होंने मार्केट कैप्चर की उसकी बेस के ऊपर। दूसरी बात, यहाँ पे 2019 के अंदर आप देखें ट्रेड वॉर्स चल रही थी, पाकिस्तानी रुपी क्रैश हुआ, यहाँ पे अगेन थोड़ा सा सेल्स नीचे गई थी, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट के सेल्स हल्की फुल्की से इंपैक्ट आया था, लेकिन आपका जो एग्रीकल्चर के लोन्स थे उसने फिर भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट किया था और इनकी थोड़ी सी निस्बतन सेल्स बेहतर रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपके 2021 में थोड़ा सा इनका स्टील एनर्जी कॉस्ट सर्च हुई और उसकी वजह से सेल्स वगैरह नीचे गई, और 2023 के अंदर पाकिस्तानी रुपी कोलैप्स किया, स्टील प्राइस की रेट ऊपर गए, और 2024 के अंदर जो आपका यहाँ पे था, ऑल्दो हमारे हालात बेहतर हो चुके हुए थे लेकिन इनकी सेल्स निस्बतन कम थी, तो मैं अभी वो भी डिस्कस करता हूं उसकी क्या रीजन थी। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा फाइनल देख लेते हैं, हमारे पास जो इंपैक्ट आया वो ये चीज को देखें, हमने स्टील प्राइसेस की कोरिलेशन निकाली कि ओवरऑल अगर 10% स्टील की प्राइस बढ़ती है तो इनकी सेल्स निस्बतन 4 to 6% डिक्रीज होती है। 2015 का पीरियड है, 2023 का पीरियड हमें ये बताता है। और डॉलर पीके अगर अंदर आप देखो तो 10% अगर पाकिस्तानी रुपये की डेप्रिसिएशन होगी तो इनके अगेन सेल्स गिरेंगे 3 to 5%। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अगर आप ये यहाँ पे अगर सेल्स बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो अगेन इसका इंपैक्ट आपकी सेल्स के ऊपर आता है। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस का इतना ज्यादा मार्जिन इतना नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ओवरऑल इसका इंपैक्ट निस्बतन कम है। इंटरेस्ट रेट का यहाँ पे जो हमने एनालिसिस किया, जो कि हमने लास्ट टाइम सासगर के ऊपर भी किया था, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ पे ओवरऑल जैसे हमने सासगर में देखा था, जब भी आपके इंटरेस्ट रेट वगैरह नीचे आ रहे होते हैं तो आपकी इनकी सेल्स ओवरऑल काफी हद तक बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे देखें 33% लाइट ग्रीन जोन जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एवरेज से अगर आपका ऊपर इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं तो इतनी सेल्स बढ़ती हैं, और 26% आपकी सेल बढ़ती है जब आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा नीचे हो। तो ये ग्राफ भी हमने बनाया हुआ है। सो ओवरऑल एक चीज क्या नजर आ रही है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आने से आपकी ऑलमोस्ट सेल्स आपकी तकरीबन 30% की रेंज में सेल्स बढ़ती हैं। तो ये चीज आपने अभी जेन में रखना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट कि जहां पे मैंने अभी आपको जिक्र किया कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है नीचे जाने से आपकी प्राइसेस बढ़ती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं डिस्कस करता हूं कि कई सिनेरियोज के अंदर मसला कहां पे आता है, और ये कई ब्रोकर्स इस चीज को कवर नहीं करते। मैंने इस चीज को यहाँ पे कवर किया और एक हमने बहुत अच्छी चीज को हाईलाइट किया, विच इज के एटलस होंडा की जब हम यूनिट सेल्स को देखते हैं, इसका बहुत बड़ा कोरिलेशन जो है आपकी यूरिया सेल्स के साथ या एग्रीकल्चर आउटपुट के साथ है। हमने इस चीज को नोट किया कि जब भी आपकी एग्रीकल्चर आउटपुट -3% गिरती है, यानी कि सेल्स वगैरह यूरिया के नीचे गिरती है, एग्रीकल्चर आउटपुट कम होता है,
तो ऑलमोस्ट -7% जो है इनकी सेल्स कम होती है। यूनिट सेल्स की बात हो रही है, प्राइस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। सो दिस इज अ ह्यूज फैक्टर, लेकिन ये 1 साल के बाद होता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें 5.6 से 5.8 गया, तो यहाँ पे इनका 630 से 640 के राउंड अबाउट इनकी सेल्स में इजाफा हुआ, ठीक है। इसी तरीके से जब ये नीचे इनका कोई कमी आएगी, तो यहाँ पे ओवरऑल आगे यहाँ पे देख लें 6.3 से 6.1 यहाँ पे आया 2021 से 2022। तो इनकी जो सेल है 2022 से 2023 देखें आप, यूनिट सेल्स वाइज नीचे गिर रही है। तो क्या हो रहा है कि सेल जब यूरिया की कम होती है उससे 1 साल के बाद, और ये जरूरी नहीं है, हो सकता है 6 महीने के बाद गिरे, हमें डाटा 1 साल के हिसाब से मिला था, तो हमने 6 महीने के बाद भी देख लें, तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि सेल्स निस्बतन इनकी कम होती है। और इसकी जब हमने कोरिलेशन देखी, तो ये एक बड़ा ही जबरदस्त मैट्रिक्स दे रहा है हमें। 80% की तकरीबन 0.8 की कोरिलेशन है कि अगर 1 साल पहले आपकी यूरिया की सेल्स गिर रही हैं, तो इसका इंपैक्ट आपकी बाइक्स के ऊपर बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। सो ये चीज ओवरऑल जब हम कंसिडर करते हैं, तो हमें एक चीज बड़ी क्लियर होती है कि 2013-14 के पास जब आपके पीरियड बहुत अच्छे चल रहे थे, तब इनकी जो यूनिट सेल्स थी जो गिर रही थी, वो क्यों गिर रही थी? उसकी वजह क्या थी कि आपकी एग्रीकल्चर आउटपुट नीचे थी। हालात अच्छे थे हमारे कंट्री वाइज, बाकी अच्छे थे, लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि ओवरऑल जो है इनकी सेल्स यूनिट वाइज कम हुई, ठीक है। तो ये चीज अगर मैं जेन में रख के बैठूं, तो ओवरऑल मुझे ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर जो है, अगर मैं एक चीज को जेन में रखूं, अभी तो फिलहाल इन्होंने 24% अटेन कर लिया है, इनका एनुअल रिपोर्ट मार्च में आती है। सो ओवरऑल 24% इनकी ओवरऑल सेल्स बढ़ गई हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर मैं एक चीज को जेन में रखूं कि 12% रफली अबाउट इनकी यूनिट सेल्स हर साल इंक्रीज होती है जब हालात आपके अच्छे होते हैं। 25% इंक्रीज हो जाती है जब आपका रेवेन्यू इंक्रीज होती है, यानी कि प्राइसिंग भी ये 5-10% बढ़ाते रहते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ 12% को देखूं, और मैं इस चीज को देखूं कि अगर आपकी एग्रीकल्चर आउटपुट कम होगी, तो हो सकता है कि इनकी जो यूनिट सेल्स है वो इतनी ज्यादा ना बढ़े। और मुझे मेरे ख्याल से 7 to 8% जेन में रखना चाहिए कि इतनी इनकी यूनिट्स की सेल्स बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन यूनिट की सेल इतनी बढ़ने से क्या हो सकता है कि प्राइसिंग ज्यादा बढ़ा दें। हो सकता है प्राइसिंग ज्यादा बढ़ाएं, तो प्राइसिंग वाइज अगर बढ़ती है, तो ओवरऑल उसमें 10% ये शायद डाल सकते हैं, जो कि पिछली हिस्ट्री अगर देखी जाए तो तकरीबन इनका यही सिनेरियो चल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें 2021 से 87,000 के पास इनकी बाइक हुआ करती थी ऑन एवरेज। अब 90, एक साल के बाद 97 हुई, फिर 121 हुई, फिर 165 हुई, इस टाइम पे तकरीबन वो 170 है। सो ओवरऑल ये प्राइसिंग भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं क्योंकि इनके पास मार्जिन है। सो ओवरऑल अगर सारे सिनेरियो को देखा जाए, तो मुझे लगता है कि 50% शुड बी द राइट एस्टिमेट, या 80% हम कर लेते हैं। इतना हम ओवरऑल देख लेते हैं कि कितना इनका मार्जिन इंक्रीज होता है। गिवन कि यहाँ पे मैं प्राइस नहीं बढ़ा रहा, यानी कि 169 पे रखी हुई है, लेकिन अगर मैं प्राइस वाइज इसको बढ़ाता हूं, तो फिर हमें थोड़ा सा सिनेरियो इस तरह से देखना चाहिए कि आई थिंक 8% हम देख लें, या 8-10%, लेकिन यहाँ पे 10% हम प्राइस को भी बढ़ा लें। सो ओवरऑल अगर हम 190 कर देते हैं यहाँ पे, ये 1 साल के बाद हमारा 190 अगर लेट्स सपोज होता है, मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं मुझे करना है, मुझे यहाँ पे नीचे शायद करना चाहिए, यहाँ पे। अच्छा, अगर यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 190 करते हैं, सो ओवरऑल जो आपकी ईपीएस होगी दिस शुड कम अराउंड 148, जो मुझे लगता है ये आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। इतनी कम से कम आपकी ओवरऑल मुझे सिनेरियो नजर आ रहा है। और उसके बाद 18% फिस्कल ईयर 2027 के अंदर भी आपको इतना ही रफली, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, ऑल्दो इससे ज्यादा ये गिर सकता है। लेकिन अगर ये सिचुएशन देखा जाए, तो 140-150 राउंड अबाउट इतनी आपकी प्राइस रेंज आ रही है, ईपीएस आ रही है, जो आपकी नेक्स्ट ईयर होनी चाहिए। इस टाइम पे 115 है, जो एक्सपेक्टेशन है मेरे ख्याल से 122 तक आपकी आराम से बढ़ी आ जाएगी मार्च तक। उससे आप देख सकते हो कि 10-12% आपका फिर भी मार्जिन इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल स्टॉक की प्राइस मुझे लग रहा है कि आपकी यहां से भी 20%, 25% बड़ा इजीली आपके एटलस होंडा की ऊपर जानी चाहिए। और ये ओवरऑल ये पिक्चर मुझे नजर आ रही है। सो लास्ट में एक दो चीजों को हम मजीद डिस्कस कर लेते हैं। रॉ मटेरियल के ऊपर जापान के ऊपर आपकी बहुत डिपेंडेंसी है। जब भी उसकी प्राइस ऊपर नीचे जाएगी, यहाँ पे इनको थोड़ा सा ओवरऑल देखना पड़ता है। क्रिटिकल जो इन्होंने मिटिगेशन स्ट्रेटजीज की ऑलरेडी हमने डिस्कस की। 2019 के अंदर क्रैश आया तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च की, फिर उसके बाद स्टील की स्पाइक हुई, तो उसके ऊपर भी 90% लोकलाइजेशन के ऊपर चले गए। और उसके बाद इन्होंने एनर्जी के जो ऊपर काम किया, जो सोलर प्लांट्स वगैरह लगाए, उससे अपने प्लांट्स के ऊपर भी रिडक्शन किया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एटलस होंडा की जो पॉलिसीज है उसमें डिस्कस कर लिया हुआ है कि इनको क्या बेनिफिट है। ये मिटिगेट बड़े आराम से कर लेंगे, ऑटो पॉलिसी इनके ऊपर बहुत ज्यादा हिट नहीं करेगी, लेकिन फॉर टाइम पर्पसेस
इसको मैं कवर नहीं कर रहा, आप लोग इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। सो ओवरऑल इन शॉर्ट बहुत अच्छी कंपनी है। आगे सेल्स जो एक्सपेक्टेशन है इतनी नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि एग्रीकल्चर आउटपुट आगे की बात जो अभी हमने ऑलरेडी की उसकी बेस के ऊपर कम होनी चाहिए, ज्यादा सेल इनकी यूनिट वाइज नहीं बढ़नी चाहिए। यूनिट वाइज आप एक्सपेक्ट कर लो कि 5 to 8% या मैक्सिमम 10% तक बढ़ जाएगी, लेकिन प्राइस वाइज ये थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता 15 से 20% के से ज्यादा इनकी सेल्स हो पाएंगी, विच ये भी बहुत ज्यादा केस में बढ़ा रहा हूं। लेकिन अगेन गुड फॉर द कंपनी, ओवरऑल बहुत अच्छे हालात चल रहे हैं, तो मुझे ये स्टॉक इस साल के लिए तो बहुत अच्छा लगा।